हेलो एवरीवन। आज हम इक्विसिटम का स्ट्रॉबलस या कोन या शंकु के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इक्विसिटम प्लांट कैसा दिखता है उसके बारे में एक वीडियो देखा था और दूसरा वीडियो था जिसमें हमने उसकी एनाटमी पढ़ी थी, यानी कि स्टेम और रूट का ट्रांसवर्स सेक्शन के बारे में, आंतरिक काट के बारे में समझा था। अब हम इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि इसका शंकु या स्ट्रॉबलस के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका शंकु या कोन कहाँ पर लगा हुआ होता है। जैसा पहले चित्र में आप देख रहे हैं कि जो ये वैरायटी है या ये जो स्पीशीज़ है, इसमें आपको यहाँ पर एक अलग से ब्रांच दिख रही है और इसके ऊपर यहाँ ऊपर की ओर ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम स्ट्रॉबलस या कोन कहते हैं। तो इस तरह से जब कोन लगा हुआ होता है एकल रूप में यहाँ पर आपको दिख रहा है और इसी का जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन काट के देखते हैं, देखिए दूसरे चित्र में आप इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे हैं। तो दोनों सेक्शंस हैं, ये ट्रांसवर्स सेक्शन का स्लाइड है और ये इसका लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन है, लंबवत काट और ट्रांसवर्स सेक्शन। तो पहला देखिए ये शंकु इस प्रकार आपको दिख रहा था जैसे इस पहले चित्र में दिख रहा है। यहाँ पर हम जब कोन को देखते हैं तो इसमें दो भाग आपको दिखते हैं। नीचे की ओर जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं इसका स्टॉक या व्रंत और ऊपर एक यहाँ पर डिस्क बनी हुई होती है। ये जो डिस्क है इसको बोलते हैं पेल्टेट डिस्क। तो इस तरह से दो भाग हो गए, नीचे वाला भाग है स्टॉक या व्रंत और ऊपर वाला जो भाग है वो इसका पेल्टेट डिस्क होता है। अब इसी पेल्टेट डिस्क से नीचे की ओर यहाँ पर बीजाणुधानियाँ लगी हुई होती हैं, इस प्रकार बीजाणुधानियाँ लगी हुई होती हैं। तो ये जो पूरी जो संरचना है, इस जो स्टॉक और पेल्टेट डिस्क को मिलाकर जो संरचना बनती है उसे हम बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर या बीजाणुधानीधर। स्पोरेंजियोफोर यानी कि व्रंत के साथ जो भाग उपस्थित होता है ऊपर वाला पेल्टेट डिस्क का, वो दोनों मिलकर के स्पोरेंजियोफोर बनाते हैं और उसके ऊपर डिस्क से इस प्रकार डिस्क से यूं लटके हुए नीचे की ओर लटके हुए भाग दिखते हैं जिसको कि हम स्पोरेंजिया कहते हैं। अब यहाँ पर जो स्पोरेंजिया है उसकी जब संरचना हम देखते हैं तो यहाँ पर स्पोरेंजिया है ये जो कि बहुस्तरीय संरचना होती है और उसके अंदर बीजाणु भरे हुए होते हैं। डेवलपमेंट यहाँ पर प्रत्येक डेवलपमेंट जो है यहाँ पर वो यूस्पोरेंजिएट, इसके पहले वाला वीडियो जो मैंने बताया था टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट का बनाया था इंटेरोडोफाइट्स, उसके अंदर हमने देखे थे दो प्रकार के डेवलपमेंट होते हैं, एक तो यूस्पोरेंजिएट और लेप्टोस्पोरेंजिएट। तो अभी तक जो मेंबर्स हमने किए हैं इससे पहले लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला और साथ के साथ इक्विसिटम में भी आपको यूस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट दिखता है। यूस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट में क्या होता था कि जब कोई भी विकास या डेवलपमेंट कुछ कोशिकाओं के समूह से शुरू होता है तो उसको हम बोलते हैं यूस्पोरेंजिएट, यानी कि बीजाणुधानी प्रारंभिका होती हैं कुछ कोशिकाएं जो कि सतही कोशिकाएं होती हैं और उनके विभाजनों के द्वारा ये संरचना बनती है। तो इस प्रकार बीजाणुधानियाँ बनती हैं। ये जो बीजाणुधानी हैं इसमें अंदर बीजाणु भरे हुए होते हैं और हमें पता है बीजाणुधानी के अंदर जो बीजाणु हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। अब एक मेंबर हमने पढ़ा था लाइकोपोडियम जिसमें जो होमोस्पोरस था, सम बीजाणु स्पोरस था, और एक मेंबर इससे पहले हम पढ़ चुके हैं सिलेजिनेला जो कि हीट्रोस्पोरस था। अब यहाँ पर इक्विसिटम की जब बात आती है तो वो भी होमोस्पोरस प्रकार के स्पोर्स दिखाता है। होमोस्पोरस यानी कि जब होमोस्पोरस इक्विसिटम जो है
होमोस्पोरस है, यानी कि सम बीजाणु हैं। सभी बीजाणु समान प्रकार के होते हैं। समान प्रकार के मतलब जब उनकी संरचना देखने में भी वो समान है, उनका साइज़ भी सेम है, और जब वो अंकुरित होने से पहले उनमें लिंग का निर्धारण नहीं होता। जब वो अंकुरित होते हैं उसके बाद ही उस पे गैमेटोफाइट या युग्मकोद्भिद अवस्था आती है, और उसके ऊपर जननांग लगते हैं, स्त्रीधानी या पुंधानी लगते हैं, ये बनते हैं, डेवलप होते हैं। तो इस तरह की जब बीजाणु जब डेवलप होते हैं, जिसमें कि पहले से ये पता नहीं होता कि ये बीजाणु नर बीजाणु है या मादा बीजाणु, तो उसको हम होमोस्पोरस स्पीशीज़ कहते हैं। तो ये वाली चीज़ आपको इक्विसिटम में देखने को मिलती है। अब यहाँ पर जब बीजाणुओं की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बीजाणु की जो संरचना है, अगली स्लाइड में देखिए आप, बीजाणु की जो संरचना है उसमें ये कई स्तरीय दिख रही है, जिसमें से हमें पता है जो बीजाणु होता है वो N क्रोमोसोम नंबर होता है, और उसके अंदर वो युग्मकोद्भिद अवस्था की प्रथम इकाई होता है। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं इसमें भित्तियों का जो स्तर है उसको देखने पर हमें पता चलता है कि ये दो स्तर, तो इसमें सबसे अंदर वाला जो स्तर है वो एंडोस्पोर है, और इसके बाहर एक्सोस्पोर। ये तो ट्रू वॉल्स हैं। ट्रू वॉल्स का मतलब सत्य भित्तियाँ हैं, यानी कि ये भित्तीय जो जीवद्रव्य होता है उससे बनी हैं, साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म से बनी हैं, इसलिए इसको हम ट्रू वॉल्स कहते हैं। अब इसके साथ ही दो क्षेत्र और आते हैं यहाँ पर बीजाणु भित्तियों के बाहर की ओर, उसको हम यहाँ पर इसको बताया है इन्होंने। सबसे बाहर वाला जो होता है वो है मिडिल लेयर, जिसमें बाहर की ओर जो भित्ति बनती है, मिडिल लेयर के बाहर की ओर जो भित्ति बन रही है उसे बोलते हैं एपीस्पोर। तो कितने स्तर हो गए यहाँ पे? 4 स्तर हो गए। अंदर वाले जो साइटोप्लाज्म के द्वारा बने हैं स्तर, उनको बोलते हैं एंडोस्पोर, अंतःचोल और बाहरी चोल, यानी कि एंडोस्पोर और एक्सोस्पोर। सबसे अंदर वाला एंडोस्पोर, फिर उसके बाहर वाला एक्सोस्पोर। ये दो भित्तियाँ तो साइटोप्लाज्म के द्वारा दी गई हैं। इसके बाहर वाली जो दो भित्तियाँ होती हैं उसमें से अंदर वाली जो भित्ति है वो मिडिल लेयर है। अंदर वाली, इसके बाहर देखिए एक भित्ति ये एंडोस्पोर फिर एक्सोस्पोर, ये दोनों खत्म हो गई। इसके बाद में मिडिल लेयर आती है। मिडिल लेयर जो है इसके बाहर एक और भित्ति होती है जिसको बोलते हैं हम एपीस्पोर। ये जो एपीस्पोर है ये जो इसमें पेरीप्लाज्मोडियल फ्लूइड होता है उसके द्वारा ये बनती हैं, यानी कि इसके अंदर जो क्यूटिकल होता है स्पोर पे, उसके द्वारा बनती हैं। ये जो बीजाणु की जो एपीस्पोर होती है वो विघटित हो जाती है, यानी कि और 4 पट्टियों में खुल जाती है। यहाँ आप 4 पट्टियाँ देख रहे हैं, 1 2 3 और ये 4 पट्टियों में खुल जाती है, और इनकी जो ये संरचना होती है वो इस तरह से होती है, यानी कि चम्मच के आकार की होती है, स्पून के आकार की होती है, चम्मच नुमा होती है। और ये जो इलेटर्स, इनको हम इलेटर्स कहते हैं। इलेटर्स जो हैं, इलेटर्स जो होते हैं ये हाइग्रोस्कोपिक यानी कि आर्द्रताग्राही होते हैं, और जब वातावरण में नमी होती है तो ये लिपट जाते हैं। जो बीजाणु होता है उस पर पूरे पर सर्पिलाकार होकर लिपट जाते हैं, और जब शुष्क वातावरण में ये संकुचित होकर बाहर की ओर फैल जाते हैं। तो जब वातावरणों में आर्द्रता की कमी और अधिकता होती है उसके आधार पर ये अपना निर्धारण करते हैं और प्रकीर्णन में सहायक होते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं ये जो संरचना है वो, ये नाम जो है वो आपने पहले भी पढ़ा हुआ होगा नाम इलेटर्स, और तो इस ब्रायोफाइट में पढ़ा है आपने, तो वहीं से ये वैसी ही संरचना है। अब यहाँ पर जो
अलग बात ये है कि ये एक तो वहाँ पर क्या था, बीजाणुधानी के अंदर या कोन के अंदर अ, जो संरचना थी वो जो संरचना के अंदर उपस्थित थे और वो प्रकीर्णन में मदद करते थे। यही यहाँ पर भी यही इनका कार्य है कि ये बीजाणुओं के को आर्द्रता के आधार पर प्रकीर्णन में मदद करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि स्पोर जो हैं, एक अलग बात और है इसमें कि इसके जो स्पोर्स होते हैं वो क्लोरोफिल युक्त होते हैं, यानी कि इनमें हरित लवक होता है जो कि प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी, या क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि क्लोरोप्लास्ट युक्त होते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण में मदद करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इक्विसिटम में कुछ खास बातें हैं। एक तो इसका जो बीजाणुदानी था वो आप देखिए पेल्टेड डिस्क युक्त होता है और उसके डिस्क से नीचे की ओर बीजाणु लटके हुए होते हैं जिनकी संख्या अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग हो सकती है। वहीं दूसरी ओर ये एक अलग ब्रांच के ऊपर कुछ स्पीशीज़ में ये अलग ब्रांच के ऊपर भी उपस्थित होते हैं। फिर आगे जब हम देखते हैं स्पोर्स इसके जो हैं वो होमोस्पोरस थे और सभी बीजाणु जो हैं वो एक समान थे और डेवलपमेंट इसमें यूस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट पाया जाता है। बीजाणु की जब बात करते हैं तो वो क्लोरोफिल युक्त होते हैं, यानी कि क्लोरोप्लास्ट युक्त होते हैं और प्रकाश संश्लेषण करते हैं। वहीं दूसरी ओर उनकी जो बीजाणु भित्तियाँ हैं वो 4 स्तर की होती हैं और सबसे बाहरी स्तर जो है वो इलेटर की तरह कार्य करती है, यानी कि आर्द्रताग्राही होती है, हाइग्रोस्कोपिक होती है, वातावरण से नमी के आधार पर अपने आप को ओरिएंटेड करती है और प्रकीर्णन में बीजाणु के प्रकीर्णन में मदद करती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो इकोसिस्टम का जो कोण है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, प्रैक्टिकली भी और थ्योरी में भी ये आता है। तो इसे आप थोड़ा ध्यान से बनाकर पढ़ने का प्रयत्न करें।